हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। हम प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में 2018 का पार्ट 5 करेंगे। अब तक का 4 पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। आज वाले में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आज 25 क्वेश्चन करेंगे तो 105 हो जाएगा और फिर जो बचेगा वो सिर्फ क्वांट वाला यानी कि एप्टीट्यूड वाला बचेगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In May 2018, which one of the following countries has relocated its embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem? देखो, जेरूशलम जो एक तरह से है कि ये विवादित एरिया में है, डिस्प्यूटेड एरिया में। इजराइल देखोगे, इजराइल जो है 1948 में बना। तो 1948 में इजराइल एक तरह से ये इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ, देश आजाद हुआ, तो पाकिस्तान एक तरह से रिलीजन के नाम पे बनने वाला देश था। तो जब पाकिस्तान का एक्सेप्टेंस मांगा गया तो इस्लामिक वर्ल्ड ने उस चीज को एक्सेप्टेंस दे दिया। तो इजराइल में भी ज्यूज के नाम पे भी उन्होंने एक अलग कंट्री बनाया और जो मेन कंट्री था फिलिस्तीन, वो स्टेटलेस रह गया। लेकिन आसपास के मुस्लिम कंट्री ने, बहुत सारे ने इजराइल को समाप्त करना चाहा, लेकिन इजराइल ने उल्टे सबके जमीन पे कब्जा कर लिया। तो जो आपका जेरूशलम भी है, जो वो विवादित क्षेत्र में इस वजह से है। तो तेल अवीव में उसका मेन एम्बेसी था, लेकिन उसको जेरूशलम से ये कर लिया। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये किया। जो आपका टू स्टेट सॉल्यूशन जो आता है, वो इजराइल और फिलिस्तीन के संबंध में ही आपका देखा जाता है। नेक्स्ट आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बुद्धाज फोस्टर मदर। तो बुद्धा की जो फोस्टर मदर थी, यानी कि वो जिन्होंने पाला, तो वो महाप्रजापति गौतमी थी। और बुद्धा की जो अपनी माँ थी, जिन्होंने जन्म दिया, वो माया थी। कहा जाता ना कि बुद्ध जब पैदा हुए तो माया देवी पैदा, उनको जन्म देने के साथ ही उनका डेथ हो गया। तो जब डेथ हो गया तो ये जो थी महाप्रजापति गौतमी, वो उनकी मौसी थी। मौसी भी हुई, और लेकिन पिताजी ने उनकी दूसरी शादी इनसे कर रखी थी। तो वो माँ भी हुई, यानी स्टेप मदर भी हुई। ये सॉरी, फोस्टर मदर मीन्स ये सॉरी पालनकर्ता, ठीक है ना। तो वो पालने वाली भी थी और वो रिलेशन में मौसी भी लगती थी। तो माया देवी तो जन्म देते के साथ ही इनका डेथ हो गया, तो इन्होंने महाप्रजापति गौतमी ने इन्हें पाला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोधिसत्व इज आर करेक्ट। तो बोधिसत्व जो थे, दे वेयर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग हु एक्युमुलेट मेरिट्स थ्रू देयर एफर्ट। यानी कि वो एक तरह से वो कंपैशनेट थे, दयालु थे दूसरे के प्रति, जो अपना मेरिट से, अपने प्रयास से पुण्य अर्जित उन्होंने कर रखे थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन निबाना। नहीं, निबाना जो होता है निर्वाण को ये बोलते हैं, ठीक है। तो जो निर्वाणा होता है उसी को आपको पाली भाषा में निबान बोलते हैं। तो निर्वाण वे प्राप्त करना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपना निर्वाण जो है, यानी निबान या निर्वाण जो भी कहते हो, वो में डिले कर दिए ताकि दूसरे लोगों को वो निर्वाण प्राप्त करने में मदद करे। तो उन्होंने अपना जो है वो निर्वाण प्राप्त करना, उसको डिले कर दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत, तो इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, depiction of the descent of the river Ganga from heaven in the form of relief sculpture is on rock is at। तो ये महाबलीपुरम, महाबलीपुरम को ममल्लापुरम भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका पल्लवा किंग जो नरसिंह वर्मन वन थे, नरसिंह वर्मन वन, तो नरसिंह वर्मन वन को मम्मल भी कहा जाता है। तो इसी वजह से उनका नाम पे ममल्लापुरम कहा जाता है। और कुछ दिन पहले जो है इंडिया और चाइना समिट जो है वो ममल्लापुरम में हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान सॉरी चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के बीच में। और ये जो है कहा जाता है ना कि वो रिवर गंगा जो है वो पृथ्वी पे उतरती है, या उसे अर्जुनाज पेनांस भी कहा जाता है। तो वो आपका जो है महाबलीपुरम या ममल्लापुरम में, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और या इन्हीं की ये पल्लवा किंग के द्वारा बनाया गया, और नरसिंह वर्मन वन के नाम पे इसे ममल्लापुरम भी कहते हैं। नेक्स्ट, which one of the following statements relating to the power of the president of India to grant pardon is not correct। देखो नोट करेक्ट पे ध्यान देना है। तो the president has the power to grant pardon where punishment और sentence is by court martial। हाँ ठीक है, ये जो है उनको राष्ट्रपति को ये पावर है।
Next, the president can grant pardon in all cases where the sentence is a sentence of death. हाँ सही है, राष्ट्रपति को पावर है. The court's power of judicial review is very limited in relation to decision of the president on mercy petition. हाँ, ये कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू ये चीजें नहीं राष्ट्रपति को कहा जा सकता है कि आपने मर्सी पिटीशन को क्यों साइन किया और या क्यों नहीं किया. तो ये कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो वेरी लिमिटेड है. नेक्स्ट है, द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट is the power that the sovereign never exercises against its own mandate. नहीं, ये गलत है, यानी कि आंसर आपका यही होना है डी. ये गलत है. पर यानी कि सोवरेन यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो यूज कर सकते हैं. और ये जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, जो आर्टिकल आपका ये 72 में है, और गवर्नर का जो है वो आपका 161 में आपका आता है, और प्रेसिडेंट का जो 72 में आता है. ये जो एक केस था सुषमा सोनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ये चीजें किया गया था कि जो है वो इस्तेमाल अपने मैंडेट के अगेंस्ट वो कर सकते हैं. तो ये आपका गलत हो गया, यानी आंसर डी हो जाएगा. नेक्स्ट, which one of the following is not a characteristic feature of the Indian Independence Act 1947? Indian Independence Act 1947 के अंतर्गत ही भारत को आजादी मिल गया. तो इसमें जो कह रहा है कि कौन एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, तो फर्स्ट है, द डोमिनियन ऑफ इंडिया गोट द रेसिडुअरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध बलूचिस्तान, वेस्ट वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. यानी कि ये जो है इनको छोड़ करके, जो देखो इंडिया और पाकिस्तान में टोटल डिवाइड कर दिया गया, लेकिन ये जो पार्ट थे तो वो पाकिस्तान में चले गए और बाकी ये इंडिया को मिल गया. नेक्स्ट है, द एक्ट साउट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव बिल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. नहीं, ये गलत है, यानी आंसर ये होगा ये जो है ये इंडियन विल के अनुसार, विल यानी कि इच्छा, जो भारतीय इच्छा के, तो ये इंडियन विल हो जाएगा. तो ये गलत है, यानी कि आंसर आपका यही हो जाएगा बी. द एक्ट proposed to set up two independent dominion. हाँ, जो आपका डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. Next, the constituent assembly of each dominion was to have unlimited power to frame and adopt any constitution. हाँ ठीक है, इन दोनों, जो इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी अनलिमिटेड पावर दिया गया कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन आप चाहते हैं वो अपने पीपल के विल के अनुसार बना सकते हैं. नेक्स्ट है, द नेशनल इनकम अकाउंट, इन नेशनल इनकम अकाउंट पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज. तो पर्सनल इनकम, तो ये आपका एक डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला है. तो ये आपका हो जाएगा नेशनल इनकम, यानी कि पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट made by households minus corporate tax plus transfer payment to the household from the government. ये पर्सनल इनकम का मतलब है कि जो देखो, जो नेशनल इनकम होता है वो पूरे कंट्री का कैलकुलेट किया जाता है. ये पर्सनल इनकम जो है एक तरह से कि कितने उनको एक्सपेंडिचर के लिए बचते हैं, पीपल के पास जो है, ऑल पीपल्स जो है उनके पास एक्सपेंडिचर के लिए कितने बचते हैं. तो उसमें होता है कि नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो यानी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट शेयर नहीं किया गया, वो माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड. तो जो इंटरेस्ट पे यदि कर रहे हैं गवर्नमेंट, जो भी पब्लिक है, तो वो उनके पास नहीं रहेगा, और जो कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन उनको कुछ लोगों को कुछ प्राप्त भी तो होता है, जैसे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं जिनके पास खुद के लिए अरेंज करने की सुविधा नहीं है, तो उन्हें सरकार पेमेंट भी तो करती है डिफरेंट फॉर्म में. तो ये आपका डेफिनेशन के अनुसार हो जाएगा. नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी. तो ये देखो, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है. तो इसका आपका जो हो जाएगा ये नैरो मनी, जो यानी M1 उसको बोलते हैं, नैरो मनी M1. तो मनी को M1, M2, M3, M4, तो M1 को नैरो मनी कहते हैं, M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं. तो ये M1 आपका हो जाता है करेंसी विद पब्लिक. तो करेंसी CU जो है करेंसी, जो आपका करेंसी नोट्स प्लस क्वाइंस, यानी कि विद पब्लिक. फिर आपका हो जाता है डिमांड डिपॉजिट.
तो डिमांड डिपॉजिट, डीडी का मतलब है नेट डिमांड डिपॉजिट भाई, ये आपका बैंकिंग विद बैंकिंग सिस्टम और प्लस अदर डिपोजिशन विद आरबीआई, तो इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था ये एग्जाम में। नेक्स्ट का रहा, सपोज द प्राइस ऑफ मैंगो इंक्रीजेस फ्रॉम 50 पर केजी टू 75 पर केजी, यानी कि 50 से 75 हुआ, यानी कि प्राइस में चेंज क्या हुआ, परसेंटेज चेंज जो हुआ 50% हुआ। ड्यू टू दिस द डिमांड फॉर मैंगो डिक्लाइंस फ्रॉम 100 टू 50, तो देखो इसमें भी 50% इसमें डिक्लाइन हुआ, इसमें 50% पॉजिटिव हुआ और इसमें 50% निगेटिव हुआ, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मैंगो। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो होता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन दोनों 50-50 है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसको आप मॉडुलस में लिखते हो, तो ये आपका 50% और बाई 50%, तो यानी कि एक में 50% पॉजिटिव है निगेटिव, तो ये हो जाएगा -1 यानी कि 1, तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लायर्स विल बी लोअर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मल्टीप्लायर जो होगा जब लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, तो जो आपका मल्टीप्लायर लोअर होगा। मल्टीप्लायर का जो फार्मूला होता है, मल्टीप्लायर का फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, यानी कि इसको ये 1 बाई एमपीएस भी बोल सकते हो। एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो देखो ये 1 बाई 1 माइनस सी, तो इसमें कम कह रहा है, तो कम होने का मतलब है कि नीचे ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, इसका मतलब नीचे का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो किसी भी 1 में से कम वैल्यू करोगे तभी तो 1 का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ये नीचे का ज्यादा रहेगा, तो ये जितना एमपीसी कम होगा उतना इसका वैल्यू आपका कम होगा। तो इस वजह से ये हो गया, ये फॉर्मूला आपका होता है मल्टीप्लायर बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज इंडियाज ग्रीन इनिशिएटिव, जो ग्रीन इनिशिएटिव आपका नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, हाँ ठीक है। देखो अब जितने भी हाईवे वगैरह बनाए जा रहे हैं नेशनल हाईवे, तो उसमें ग्रीन नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पेड़ पौधे हरियाली मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ये फिक्स रखे जाते हैं, ताकि जो ग्रीन कवर होता है वो दो चीज में हेल्प करता है, एक तो आपका साउंड पॉल्यूशन कम करने में, उसके बाद फिर दूसरा आपका जो है एयर पॉल्यूशन और ये चीजों में भी कम करता है। नेक्स्ट है R&D फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, सही है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोग्राम, सही है, तो तीन के तीनों ये सही है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सेंटर डिक्लाइंड आफ्टर मिड 18th सेंचुरी, तो ये ढाका, तो ढाका देखोगे पलासी का बैटल ऑफ पलासी 1757, उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर का आपका फिर 1764, तो मेनली जो बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो हुआ कि अंग्रेजों का जो हुआ कि बहुत अधिक से अधिक कंट्रोल हो गया और वो इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत अधिक करने लगे। तो जो ढाका शहर जो था, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था, इनफैक्ट जो ढाका का जो फाइनेस्ट क्लॉथ था उसे मुस्लिन बोला जाता था, MUSLIN मुस्लिन, मलमल जिसको कहते हैं, ढाका मलमल, तो वो उसका बहुत अधिक डिमांड था। लेकिन ब्रिटिश के पॉलिसी के कारण और इंडस्ट्री के उनका अपने डेवलपमेंट के कारण ये जो है ये इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विनोदिनी दासी, a pioneering figure in Bengali theater in the late 19th century or early 20th century is are correct, तो ये देखोगे सी वॉज वन ऑफ द प्राइम मूवर्स बिहाइंड द सेटिंग ऑफ द स्टार थिएटर इन कलकत्ता 1883, सही है। सी सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा माई स्टोरी बिटवीन 1910 एंड 1913, ये दोनों के दोनों सही है। इनफैक्ट देखोगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो ये न्यू एनसीईआरटी है 12th का, तो उसमें पार्ट 3 यानी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, इसमें आप जो देखोगे तो उसका आप ये में पेज नंबर 329 उसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है और जो विनोदिनी दासी के बारे में डायरेक्ट एज सच
फैक्ट्स उठा लिया गया है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ आपको बारी-बारी से, बेरी-बेरी कि बार-बार कि आप ऐसा है कि एनसीईआरटी को पढ़ो, एटलीस्ट न्यू वाला को, हिस्ट्री वगैरह का तो खास करके हिस्ट्री का तो पूरा रटा होना चाहिए, ज्योग्राफी वगैरह बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला एकदम डायरेक्ट वर्बेटिम क्वेश्चंस उठा करके दे दिया, पेज नंबर 329 जो है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 वाले में देखोगे तो एक बॉक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपका दोनों सही है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेटअप टू डील विद expeditious disposal of cases relating to environmental protection by setup under, ये 200 टू सॉरी 2010 में बना था। तो 2010 में बना तो आप देखोगे जो 5 ईयर प्लान था तो 11th 5 ईयर प्लान एफवाईपी जो था वो 2007 से लेकर के 2012 तक चला। तो चूंकि 2010 इसी ड्यूरेशन में पड़ता है तो यानी 11th 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में ये आपका बना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट। तो आपका फर्स्ट है मेंबर्स ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय ग्राम सभा। सही है, ग्राम सभा का मतलब है कि उस जो पंचायत में जो अडल्ट मेंबर्स हैं जिनका जो वोटिंग देने के एलिजिबल हैं वो सारे के सारे आपके मेंबर्स हैं। द इलेक्शंस ऑफ पंचायत टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ ये भी सही है, ये आपका सही है क्योंकि इसमें यही प्रोविजन आपका किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लॉ ऑथराइज ए पंचायत टू लेवी टैक्सेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। तो यही गलत है, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ सेंट्रल की जगह स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी पंचायत कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वेनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। सही है ये। Next, which one of the following concerns has found a place in both fundamental duties and directive principle of state policy। देखो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट, इससे मैंडेटरी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके डीपीएसपी से तो हमें लगता है कि ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी सबको प्रॉपर कर लो। तो ये देखोगे जो आपका है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो है आपका तीनों दोनों में पाया जाता है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो डीपीएसपी में ये पाया जाता है आपका, जो डीपीएसपी में है वो डीपीएसपी में आपका 48 ए, नया ये ए का मतलब अमेंडमेंट के तहत आपको ऐड किया गया है, ठीक है। और दूसरा जो आपका है ये आपका सॉरी ये आपका 42nd सीएएमए के तहत ये ऐड किया गया, और आपका जो डीपीएसपी के तहत, और आपका जो एफडी फंडामेंटल ड्यूटी में जो है ये है 51 ए, ये भी आपका ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आपका ये ऐड ये करा गया, ठीक है। तो आपका सॉरी ये भी 42nd अमेंडमेंट के तहत ही ये ऐड किया गया। तो इसमें 51 ए जो आपका है उसमें पार्ट जी में आता है। तो ये 51 ए, इसको भी आपका ए का मतलब होता है जितने भी आर्टिकल देखोगे ए, तो वो अमेंडमेंट के तहत, जैसे 21 ए यानी एजुकेशन वाला जो है, तो वो जो आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने का है और इंप्रूवमेंट करने का, ये दोनों में पाया जाता है, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। देखो डीपीएसपी इसके पहले भी आ गया, ये भी आ गया। तो आपका डीपीएसपी में कह रहा है कि कौन पार्ट नहीं है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वो भी है ही है आपका, आर्टिकल 44 में है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल 50 में है। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। तो ये आपका हो गया। कहीं ना कहीं देखो दोनों से फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल डीपीएसपी ये भी उसी से रिलेटेड ही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट है द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मध्यम निकाया इज इन। तो मध्यम निकाया जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो पाली में है। तो ये देखोगे कि बुद्धा के तीन त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में से ये आपका जो है कि सॉरी ये आपका सॉरी सुत पिटक में है ये,
सूत पीटक, अ, तीन पीटक में से शुद्ध पीटक, अभिधम्म पीटक, ये है। तो इसमें सुत पीटक से ये संबंधित है और ये पाली भाषा में लिया गया है। और जो ये मध्यम निकाय है, ये टोटल जो सूत पीटक में है 5 निकाय हैं, 5 निकाय है, इसमें ये सेकंड है। नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट एक्सेप्ट। तो देखो, कह रहा है कि इसमें से 3 ऐसा है जिसमें कि फेडरल सेटअप जो है वो इंडिया और यूएसए में अलग है, एक ऐसा है जिसमें अलग नहीं है। तो पहला देखो, स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस, हाँ ये इसमें भी अलग है, क्योंकि देखो यूएस में सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है अपर हाउस में, 2 मेंबर्स। लेकिन इंडिया में क्या है, डिफरेंट है। जैसे यूपी में 31 है, तो बहुत सारे स्टेट लाइक सिक्किम या मेघालय ये सब में 1 है, तो 1 से लेकर के 31 तक है। ड्यूल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप है। यूएस में एक स्टेट का भी सिटीजन होता है और दूसरा कंट्री का भी है, जो यूएसए का सिटीजन होता है। इंडिया में सिंगल इंडियन सिटीजन होता है, तो इसमें भी अलग है। नेक्स्ट, ड्यूल सिस्टम ऑफ कोर्ट, हाँ सही है। इंडिया में फेडरल कोर्ट और इंडिया में सारे कोर्ट्स जो एक तरह से वन चेन में है, यूएसए में है कोर्ट्स जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट, ड्यूल गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट ही जो है वो दोनों में सिमिलर है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्योंकि देखो इंडिया में भी आपका स्टेट लेवल का स्टेट जो है अलग गवर्नमेंट है, उसके अलग प्रोविजन है, सेंटर के लिए अलग प्रोविजन है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रेफर अ मैटर बैक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ये इस वजह से हुआ कि देखो, जब आपका फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद थे, वो इमरजेंसी पर जो साइन करने वाले थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने एक तरह से कहा जाता है कि बिना प्रॉपर विरोध के उन्होंने सीधा साइन कर दिया। तो उसके कारण ही जब कांग्रेस की सरकार गिरी और जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने जो जनता पार्टी थी, तो उन्होंने एक तरह से जनता सरकार जो थी, उन्होंने क्या किया कि ऐसा इसको कर दिया कि जो अब राष्ट्रपति जो है, उन्हें वन टाइम जो है, उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडरेशन के लिए उन्हें भेज सकते हैं। Next, Ashok Mehta Committee was constituted to make recommendation on which of the following issue। तो अशोक मेहता कमेटी जो है आपका वो पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। बलवंत राय मेहता मेन पर्सन सबसे पहले थे, उसके बाद आपके अशोक मेहता भी रहे और बहुत लोग इसमें ये वर्क किए हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्टिल यूज फायरवुड फॉर कुकिंग एज पर 2011 सेंसस। तो ये जो आपका है 50% है। नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, चाइना, स्पेन, इंडिया, रसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अबव कंट्री इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड ड्यूरिंग पीरियड 2001 टू 2015। ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, ये आपके कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट है, इफ फार्मर्स लोन आर वेव्ड इन इंडिया हाउ विल इट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। कह रहा है कि फार्मर के लोन जो है देखोगे बीच बीच में माफ किए जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी पड़ेगा। तो फर्स्ट है, प्राइवेट कंजम्पशन इम्पैक्ट वाया इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ। हाँ देखो, जो किसान ने लोन लिया अब उसको माफ कर दिया गया, तो जो पैसे बैंक को लौटाना था, जो सरकार को लौटाना था, वो नहीं लौटाया, तो उनके पास जो होगा वो ये रहेगा, एक्सपेंडिचर के लिए रहेगा, तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर इम्पैक्ट वाया चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। ये भी होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, कह रहा है कि इम्पैक्ट ये पॉजिटिव और निगेटिव हुआ अदरवाइज, लेकिन इम्पैक्ट ये पड़ेगा या नहीं, तो पड़ेगा ये। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का आपका जो भी मतलब होता है, उसका मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर है, कि यदि आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये इस पर फर्क पड़ता है कि उसमें जो क्राउडिंग आउट होता है, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होता है, यानी गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है और प्राइवेट कम। और क्राउडिंग इन, तो ये आपका सारे के सारे इम्पैक्ट ये पड़ेंगे, तो इसके आंसर
4 हो जाएगा। तो ये इसके 25 क्वेश्चंस जो हैं, इसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। 24 नंबर और 8 नंबर ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, तो ये इसका कोई आंसर नहीं है। और तो ये सारे हैं। तो इसको मिलाकर के 105 क्वेश्चन हो गए। अब जो 2018 का है, वो सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका एप्टीट्यूड वाला, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो 2018 का पेपर 1 हो जाएगा, फिर हम पेपर 2 भी कवर कर लेंगे। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं।